हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 4 से 5 दिन ही आपके पास रह गए हैं, वो भी गिने चुने दिन, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइम में क्या करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जो सब्जेक्ट तैयार हो गए उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के चीज़ें क्या होती, याद नहीं रह जाती, वो ज्ञान स्थायी नहीं होता है। और आपको चाहिए क्या? स्थायी ज्ञान प्लस आपको स्पीड के साथ, क्योंकि टाइम कम होता है। या तो 1 घंटे का पेपर होगा, जो 25 नंबर का होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा, जो 50 नंबर का होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो उसी में आपको क्या चीज़ें समझनी भी होती हैं, चीज़ें करनी भी होती हैं, जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी करनी होती है। तो यानी जब चीज़ें आपकी एकदम से रटी हुई होंगी, आपकी उंगलियां भी काम कर रही होंगी, आपकी सारी इंद्रियां भी काम कर रही होंगी, तभी आप वर्क कर पाओगे। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमें आता तो सब कुछ था लेकिन हम कर नहीं पाए, टाइम की वजह से नहीं कर पाए। क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि इतना कम भी टाइम नहीं मिलता, कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सारी चीज़ें किस पर डिपेंड है? तो तैयारी पर डिपेंड है, और उसके बाद रिवीजन पर डिपेंड है कि भाई आपने एक चीज़ को पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया, फिर उसको देखा ही नहीं खोल के, और आपने कहा हमारा ये सब्जेक्ट तैयार है या हमारी ये चीज़ तैयार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग रिवीजन करें, रिवीजन मस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो आज का सेशन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जो आपके 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी प्रीवियस ईयर, आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। बस 2 से 3 सब्जेक्ट आपके और रह गए हैं, और सारी आपकी महामैराथन हो चुकी हैं। ये आपकी कंप्यूटर की महामैराथन रहेगी, और उसके बाद आपके अदर सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उनकी भी महामैराथन हो जाएगी। यानी आपका सभी मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो और भी मुख्य मुख्य पॉइंट होते हैं, क्योंकि कहते हैं इम्पॉर्टेंट में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज़ है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि जब हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसमें स्किप करने की क्या ज़रूरत है। स्किप बिल्कुल मत किया कीजिए, और सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझा कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको हर एक चीज़ एक ही क्लास में प्रोवाइड हो रही है। तो इससे अच्छी की क्या चीज़ है? आपने एक महामैराथन देख ली और आपका एक सब्जेक्ट एकदम से तैयार, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 2023 के क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका 2023 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो है BIOS का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, आंसर देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे, फास्टली रिवीजन करेंगे, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बहुत कम बचा हुआ है। और अगर जहाँ पे डिस्कस करने वाला होगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा BIOS का पूरा नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि ऑप्शन राइट है। वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो बाइनरी प्रणाली हो जाती है, और ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आंसर कर्व है, लेकिन एक जगह पे जब हमने अभी एक क्लास ली थी तो उसमें गलती से ब्रश हो गया था, तो वहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कर्व होता है, और ड्राइंग करने के लिए ब्रश का यूज़ किया जाता है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है, तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क, तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। आउटपुट यानी हम कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, इन किया है, उसके बाद हम आउट करेंगे। तो आउट हम किससे करते हैं? प्रिंटर से करते हैं ना। और कंप्यूटर स्क्रीन में बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। और हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। और हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम छू सकें, वो होते हैं, क्या होते हैं? हार्डवेयर, यानी भौतिक पुर्जे हो जाते हैं। उसके बाद है कुंजी पटल का दूसरा नाम। कुंजी पटल किसको कहते हैं? जो कीबोर्ड होता है ना आपका, उसको कुंजी पटल कहते हैं। तो कुंजी पटल सुनकर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कीबोर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक किस एप्लीकेशन के भाग हैं?
तो ये आपके हो जाते हैं कैलकुलेटर के। किसके हो जाते हैं? तो कैलकुलेटर के हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका 64 हो जाता है। और वैसे आपका यहाँ पे थोड़ा सा आप गूगल करके देख लीजिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया तो आपका हो जाता है 1937 से 1942, और जो आपका यहाँ पे 1930 है, क्योंकि ये इसके करीब है, तो 1937, तो यहाँ पे आप ये टिक कर दीजिएगा 1930। पाँचवीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण तो आपका हो जाता है IBM 701 हो जाता है। कंप्यूटर का दिमाग है, कौन है दिमाग? तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स तो फायरवॉल्स भी हैं, वल्चर प्राइवेट नेटवर्क्स भी हैं, वायरस प्रोटेक्शन भी हैं, तो यानी उपर्युक्त सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट है, तो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट उपयुक्त दोनों हो जाते हैं, यानी ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, तो किसका विकास हुआ है? तो इंटरनेट का विकास हुआ है, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, तो कंप्यूटर की देखिए गति भी है, शुद्धता भी है, स्मरण भी है, यानी वो याद भी रखता है हर एक चीज़ को, जो चीज़ उसमें फीड है वो कभी भी आपकी नीड होगी तो वो आपके सामने आ जाएगा, है ना। गति तो है ही है और शुद्धता भी है। अगर मनुष्य इसमें गलती नहीं करता है तो कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता है। जब भी गलती होगी तो मनुष्य के द्वारा होगी, कंप्यूटर के द्वारा नहीं होगी। तो इस तरह से आपका उपयुक्त सभी राइट हो जाता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, उसके विकास पर भी आधारित है, क्रियाकलाप पर भी आधारित है, सॉफ्टवेयर पर भी आधारित है, यानी उपयुक्त सभी पर आधारित हो जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो सूचना में परिवर्तित करना हो जाता है। ये राइट आंसर आपका है। प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? तो डाटा को व्यवस्थित करना भी और डाटा की गणना भी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें उपर्युक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, जिसको हम छू सके, जिसको हम टच कर सकें, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो प्रिंटेड आउटपुट हो जाता है। ठीक है, और जब आप प्रिंटेड करेंगे और उसको कहते नहीं हार्ड कॉपी में इसको निकलवा लाओ, ऐसे कहते नहीं जीरोक्स को हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी में इसको ले आओ, तो वो जीरोक्स ही तो होती है आपकी जो हार्ड कॉपी जो आपको मिलती है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, तो इसमें विस्तारता का गुण है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयुक्त होता है और उपयुक्त सभी, तो यानी आपका उपयुक्त सभी इसमें द ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए फटाफट से कितने कम टाइम में आपका भी 8 मिनट हुए हैं और 8 मिनट में आपके कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, यानी ये कितना फास्टली रिवीजन है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा, क्योंकि टाइम की कमी है तो इसलिए फास्टली रिवीजन हो रहा है। जहाँ पे समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ पे समझाएंगे भी ज़रूर, बाकी फास्टली रिवीजन है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक तो ट्रांजिस्टर हो जाता है। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? तो वो आपका सर्च इंजन है। आप सर्च इंजन से यही तो करते हैं ना, सर्च करके नई वेबसाइटों का पता लगा लेते हैं। डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है, तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे याहू, गूगल, बिंग, ये सभी का करते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाता है। MS ऑफिस किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो अटैचमेंट है ना, तो अटैचमेंट इसमें जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर तो कौन सा हो जाएगा? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, यानी 12। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट यानी हम कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रिंटर है ना, और इन मतलब अंदर करना। कर्सर की मौजूदा स्थिति में वाई
और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए पर्याप्त कुंजी है तो बैक स्पेस हो जाता है। और उसके बाद है पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पर्सनल कंप्यूटर ये हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं तो कौन है, पॉल एलन, बिल गेट्स, ये सभी, ये दोनों हैं तो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं। 1 किलोबाइट में होते हैं तो कितने, 1024 बिट्स। ये याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, पूछे ना जाते तो यहाँ पे होता नहीं ना। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो रे टॉमिलेसन। और निम्न में से आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस कौन है, तो माउस से आप अंदर करते हो, कीबोर्ड से, स्कैनर से, तो मॉनिटर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, यानी जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है वो तो हो गए कंप्लीट। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप मोटिवेट करने के लिए तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इतनी लॉन्ग क्लासेस बना रहे हैं। अभी कल की जो क्लास थी तो आपकी बाल विकास की 3.5 घंटे की क्लास रही है, तो काफ़ी टाइम उसमें लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। ठीक है, तो ऐसे ही सारी क्लासेस आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, हमें मोटिवेट तो कर ही सकते हैं, है ना। चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखकर और सेशन को यहाँ पे समाप्त करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लेकर आएंगे। वैसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर आए, और वैसे तो हम कंटिन्यू अपने तरीके से कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो अति लघु उत्तरीय टाइप का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, वो क्वेश्चन है आपका, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं। तो हम कंप्यूटर को दो मुख्य रूप से, यानी 2 तरीकों से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। लाइट पेन क्या है, तो लाइट पेन देख लेते हैं। लाइट पेन एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, जिसका यूज़ करके कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेन्यू या इमेज को सेलेक्ट यानी कोई भी काम करने के लिए किया जाता है। तो लाइट पेन का ये काम हो जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी तो आप लोगों को ये सब आता ही होगा। और कंप्यूटर की 2 उपयोगिताएं लिखिए, तो 2 उपयोगिताएं क्या क्या हो जाती हैं। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। और कंप्यूटर अपनी गति, सटीकता और निरंतर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। बाइट क्या है, तो बाइट संगणक व दूरसंचार में सूचना की इकाई होता है। यह 8 बिट से मिलकर बना होता है और बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। मल्टीमीडिया क्या है, तो मल्टीमीडिया सूचना या मनोरंजन प्रसारित करने की एक प्रणाली है जिसमें संचार के कई अलग अलग रूप शामिल हैं। आप स्कूल में प्रेजेंटेशन देने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया में वीडियो, ऑडियो, क्लिप और स्थिर तस्वीरें शामिल हो सकती हैं। ईमेल से आप क्या समझते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसमें समझ लेते हैं कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में स्थित सर्वर तक पहुंच जाता है। कि भाई ईमेल से क्या होता है कि आप सेकंडों में अपने संदेश को कहीं पर भी भेज सकते हो। पहले तो ऐसा नहीं था, जब ईमेल नहीं था, है ना। और यहाँ पे हो जाता है प्रयोगकर्ता के खाते में भेज दिया जाता है। ईमेल में प्रयोक्ताओं द्वारा एक मानक प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या होता है भाई, एड्रेस पता होना चाहिए, यानी ईमेल एड्रेस पता होता है तभी तो हम उसको भेज सकते हैं ना। उसके बाद है डाटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित डेटा का व्यवस्थित संग्रह है। इसमें शब्द संख्या, चित्र, वीडियो और फाइलें सहित किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। स्पैम किसे कहते हैं, तो स्पैम का तात्पर्य अनचाहे बल्क ईमेल से होता है। जैसे आते नहीं रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत सारे एड्स आते रहते हैं, है ना, विज्ञापन, तो इन्हें तो स्पैम कहते हैं ना। तो ये हम नहीं भी चाहते लेकिन फिर भी ये आते रहते हैं। तो स्पैम के अलावा सोशल मीडिया और त्वरित संदेश सेवाओं पर इसी तरह के संदेश स्पैमिंग का एक रूप है। आजकल स्पैम ईमेल इतने आम हैं कि अधिकांश यदि सभी नहीं तो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के किसी न किसी रूप में उनका सामना करना ही पड़ जाता है ना। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताएं तो लैन, वैन, मैन, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वस्तुनिष्ठ टाइप में भी इम्पॉर्टेंट है, अति लघु में भी इम्पॉर्टेंट है और आपका लघु में भी इम्पॉर्टेंट है, यानी इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। तो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल ही में रहता है, और वैन तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कई डिवाइसों का इंटरकनेक्शन है, और मुख्य रूप से ये कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कितने प्रकार का तो होता है, तो आपको पता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो लैंड मैन वैन हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रोम का पूरा नाम, तो रीड ओनली मेमोरी, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। सूचना से आप क्या समझते हैं, तो सूचना पद का अर्थ किसी को पद, किसी को कोई ज़रूरी बात बताना, कहना, समाचार सुनना किसी को, या आपके बता, यानी आप जैसे कोई बात कह रहे हो भाई, वही तो सूचना है कि कहते हैं ये संदेश भाई दूसरे तक पहुंचा दो, या दूसरे का संदेश आया तो आपने सुना, तो बस वही सूचना है। और इसको क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन। भाई कोई ऐसे तो बात कहते हैं, अच्छा वो इन्फॉर्मेशन तुमको मिली थी, या ये जो हमने इन्फॉर्मेशन तुमको दी थी वो उस बंदे तक पहुँचा दी थी, तो ये हो जाती है सूचना। तो आप इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद आपका क्वेश्चन हो, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है, तो अपलोड करना तो आपको आता ही है, बस जैसे जैसे आप अपलोड करते हैं वैसे वैसे आप वही लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, अपने एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर गूगल ड्राइव एप्लीकेशन खोलें। ठीक है भाई, खोल दिया, ऐसे ही तो करते होंगे आप। जोड़े पर टैप करें, अपलोड पर टैप करें, आपको जिन फाइलों को अपलोड करना है उन्हें ढूंढें और उन पर टैप करें। यही तो करते हैं कि भाई अपलोड पर टैप करते हैं, फिर उसके बाद जो फाइल हमको ढूंढनी होती है यानी भेजनी होती है, हम उसको सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद उस पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अपलोड की गई फाइल मेमोरी ड्राइव में तब तक सेव रहती है जब तक आप उन्हें दूसरे फोल्डर में ना ले जाएँ। और आप इसको क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, यानी जो टिक वाला निशान आता है उस पर आप टिक कर देते हैं, और वो जहाँ पे जैसे आपको करना होता है, सेव करना होता है, सेव हो जाती है, कहीं पे भेजना होता है वो भेज जाती है, जैसे भी आपका होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये है अपलोड कैसे किया जाए, तो आपको इस तरह से अपलोड करना है। बाकी आप कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए नया कुछ नहीं है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट है। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1995। पैकेज के कितने प्रकार होते हैं, तो DTP पैकेज मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP का प्रोग्राम किस लिए किया जाता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे आमतौर पर FTP के रूप में जाना जाता है, एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट जैसे TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जो डेस्क पर या नीचे फिट बैठता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर एक कंप्यूटर है जो एक ही स्थान पर रहने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मतलब ये एक ही स्थान पर रहता है, ऐसा ये डिज़ाइन ही होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य सिस्टम की रिसोर्स का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, या मेमोरी प्रबंधन, प्रोसेस प्रबंधन, सुरक्षा और सिस्टम की सुरक्षा का ख्याल रखती है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक घटक है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो MS पावर पॉइंट और MS ऑफिस का एक घटक है। किसका घटक है, तो MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का एक घटक है, और इसको किसके लिए, तो प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है प्रिंटर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। वर्कशीट किसे कहते हैं, तो वर्कशीट बुक के पेज की तरह होती है, जैसे बुक होती है तो आप पेज पलटते जाते हो ना, तो बस वैसे ही होती है वर्कशीट, जो पेज की तरह होती है जैसे बुक में होती है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि जो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप में या आपका अति लघु में पूछ लिया जाए तो आप कर ले जाओगे। एक वर्कशीट में कितने, तो 65,536
रो, और अगर पूछ लें कि वर्कशीट में कितने रो होते हैं तो 65,536, और कितने कॉलम होते हैं तो 256। इस तरह से आप लिखेंगे। स्पैम किसे कहते हैं, तो देखिए वही आ गया कि जो अनचाहे विज्ञापन आते हैं उसे ही तो हम स्पैम कहते हैं। और ये हम क्या करते हैं, इनको हम झेलते हैं, ना चाहते हुए भी हम इनको क्या करते हैं, झेलते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है वायरस और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से। मतलब इसमें क्या है, धोखाधड़ी का बहुत ज़्यादा मामला सामने आता है, तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बच कर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कहते हैं ये क्लिक करो, इस पे करते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके साथ धोखा हो जाता है और आप जान भी नहीं पाते हैं कि धोखा हुआ आखिर किस तरह से है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉफ्टवेयर क्या है। तो वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसके सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब जो उसमें लिखे जाते हैं, उसमें चीज़ें की जाती है। और हार्डवेयर का मतलब होता है जो उसके पुर्जे होते हैं। तो आप लोग इसको अलग की, जैसे कहते हैं नहीं कि हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हमारा बेटा हार्डवेयर इंजीनियर है। तो हार्डवेयर का मतलब होता है जो पुर्जे लगाता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो इसके प्रोग्राम जो होते हैं उसको करता है, नियंत्रित करता है ना। तो ये चीज़ है। आउटपुट किसे कहते हैं, तो आउटपुट यानी आप जब कोई चीज़ इन करेंगे तभी आप आउट कर पाएंगे। यानी इन का मतलब होता है जब आप किसी को कोई चीज़ देंगे तभी तो वो आपको दूसरा आपको कोई चीज़ देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं और आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं। बस कंप्यूटर का ये है, आप देंगे तभी आप आउट कर पाएंगे, इन करेंगे तो आउट होगा। बस ऐसे कंप्यूटर से प्रयुक्ता को जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। ये दृश्य प्रदर्शन या मुक्ति रूप से हो सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो ये आपको हो जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक वेब ब्राउज़र है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अतः सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं। ठीक है। MS आउटलुक क्या है, तो MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। और डेटाबेस क्या है, वो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन। तो किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। मल्टीमीडिया क्या है, मल्टी प्लस मीडिया, तो मल्टीमीडिया मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ मल्टी का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं मल्टी कलर है, मल्टी कलर मतलब बहुत सारे कलर, विविध रंग। तो ये तो आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हो, है ना। तो मल्टी का मतलब होता है बहु या विविध, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम, यानी बहुत सी चीज़ों को पहुंचाने का जरिया या माध्यम, आप इस तरह से कह सकते हो। और अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ है माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार से माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके इसको दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो मल्टीमीडिया का मतलब क्या हो गया, मल्टी मतलब विविध, बहुत तरह से, और मीडिया मतलब एक जरिया। तो क्या है मल्टीमीडिया, आपका टीवी है, इसके द्वारा आप क्या करते हो, बहुत सारी सूचनाओं को आप देखते हो, जानते हो। घर बैठे आपको बहुत सारी सूचनाएं, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बहुत सारी मल्टी, है ना। मीडिया मतलब माध्यम, टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, और मोबाइल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, यानी आपको चीज़ें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो यही मल्टीमीडिया है। उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे भी चल ही रहे हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट ये सेशन है, यानी ये नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, सेशन नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाता है मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो मेमोरी क्षमता मापने की इकाई बाइट है। एक बाइट किसे कहते हैं, तो एक बाइट 8 बिट के समूह को कहते हैं। कीबोर्ड के प्रमुख भाग के नाम लिखिए, तो कीबोर्ड के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, नेविगेशन कीज़, न्यूमेरिक पैड, ये सभी, ये तो आपको याद ही करने रहेंगे। भाई याद इसमें सभी चीज़ें करनी रहती हैं, बाकी जो चीज़ें आपको आ रही हैं, आप भाई आज का जो दौर है उसमें लोग कंप्यूटर तो बहुत अच्छे से सभी लोग चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं। तो सब चीज़ें ये हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप कर रहे हैं तो ऐसा लगेगा बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो आपको याद भी करनी रहेंगी, है ना।
एएलयू क्या है? तो एएलयू सीपीयू के इस भाग द्वारा डेटा पर गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं कराई जाती हैं। एचटीटीपी का पूरा नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी। जितने भी फुल फॉर्म बताते चलें वो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेटाबेस क्या है? तो डेटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर सूचित आंकड़ों को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका शुरू हो गया। तो एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन क्या होता है? जब हम किसी में जान डालते हैं, जैसे जो पुतले होते हैं, कार्टून्स होते हैं, तो उसमें जान पड़ी होती है ना, तो वो एनिमेशन का काम होता है, एनिमेशन का कमाल होता है। तो बस वही चीज़, जैसे हम लोग क्या हैं, मिट्टी के पुतले हैं और हम लोगों में रूह पड़ी मतलब जान है। तो बस ऐसे आप उसको जोड़ के काम करें कि जो पुतले हैं और उनमें एनिमेशन हुआ तो उनमें जान पड़ी। ठीक है। एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेज़ी से प्रदर्शन करने का एक अनुक्रम है। स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसे प्राय विज्ञापन भरे होते हैं। तो स्पैम के बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये अनचाहा होते हैं विज्ञापन और इसको हम नहीं भी चाहते हैं, फिर भी ये हमारे मोबाइल पर आता रहता है और कभी कभी हम इससे ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। और कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता ली जाती है? तो मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। वाईमैक्स क्या होता है? तो वाईमैक्स एक दूर संचार तकनीक है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। वाईमैक्स से क्या होता है? बिना तारों से संपर्क स्थापित कर लेता है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? तो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से। विंडोज़ डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाता है? तो आइकन के। और कंप्यूटर पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो एनालिटिकल इंजन का सिद्धांत लागू होता है। इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में आंकड़े एवं निर्देश प्रविष्टि करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किससे मापी जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। और कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? तो यह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन प्रोग्रामों की संकलित करती है तथा भौतिक रूप से आंकड़ों के बैकअप के लिए प्रयुक्त होती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी होती है और प्राथमिक स्टोरेज स्मृति में थोड़ी धीमी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव तथा फ्लैश ड्राइव आदि कुछ सेकेंडरी स्मृति के उदाहरण है। वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। नोटपैड क्या है? तो यह एक मेन्यू पर आधारित प्रोग्राम है और नोटपैड से बनाई जाने वाली फाइल का विस्तारित नाम txt होता है। इस प्रोग्राम को चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की विंडो प्रदर्शित होती है। नोटपैड के मेन्यू बार पर सबसे पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के जितने भी अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है आप लोगों के लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यानी आपको कंप्यूटर पूरा सब्जेक्ट एक ही क्लास में प्रोवाइड हो जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आई तो दोबारा आप लोग प्ले करके देख लें, तो क्या होगा, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी एक क्लास आएगी जिसमें आप को बताया जाएगा कि किस तरह से आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो क्या क्या सावधानियां रखें, कैसे आप लोगों को कॉपी लिखनी है, किस तरह से आपको वर्क करना है, क्या होता है फर्स्ट इम्प्रेशन, है ना। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा। और इसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। और हर एक चीज़ पता करने के लिए आपको क्या रहेगा, नोटिफिकेशन आनी ज़रूरी है। और नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। चीज़ें अच्छी लग रही हों और चीज़ें अच्छी लगती हों तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम बेहतर से बेहतरीन करने की ख्वाहिश रखते हैं और हर वक्त हम बेहतर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है ना। बेहतर तो करते हैं लेकिन बेहतर से बेहतरीन भी करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पे स्टार्ट कर देते हैं लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं।
तो हाइब्रिड कंप्यूटर इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुणों से युक्त हैं, यानी ये दोनों के गुण होते हैं इसमें। ये कंप्यूटर निरंतर चलित आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों ही प्रकार के आंकड़ों पर प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर के ही गुणों की उपलब्धता के कारण ही इन कंप्यूटरों को हाइब्रिड कहा जाता है। लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन एक निविष्ट युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे लाइट पेन में क्या होता है, चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट तैयार कर सकते हैं, है ना। डिजिटल कंप्यूटर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? तो बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्रित करके उन पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बिखरे प्रकार के आंकड़े हमारी प्रतिदिन की क्रियाओं द्वारा अलग अलग समय पर व अलग अलग स्थानों पर उत्पन्न होते हैं। इन्हें अंकीय रूप से एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है व उनकी प्रक्रिया की जाती है। अंकीय रूपी आंकड़ों पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटरों को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। फैक्स की विशेषताएं लिखिए। तो फैक्स क्या होता है देख लेते हैं। तो फैक्स सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है और कुछ ही सेकंडों में टाइप की हुई या हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव होता है। फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से बना है और फैसिमिली शब्द मूल रूप से लैटिन भाषा के संबंध है। फैक्स का अभिप्राय बनाना तथा सिमिली शब्द से अभिप्राय उसी के समान, यानी उसी के समान बनाना से मतलब हो गया। अर्थात शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है? तो कंप्यूटर नेटवर्क जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें परस्पर संबंध कंप्यूटर कहते हैं और ये दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ता है। देखिए यही तो नेटवर्क होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं और उनको आपस में जोड़ रहा है तो ये नेटवर्क हो जाता है। और एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं आप ही, तो उस पर बड़े कंप्यूटर पे भी कार्य हो सकता है ना। तो एक साथ आप देखिए बिल्कुल जाल बना होता है कि यहाँ पे इस तरह से होता है और फिर इस तरह से जाल बना होता है, ठीक है। उसके बाद है इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है? तो सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सूचना एवं आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट सबसे उपयुक्त साधन है। बिल्कुल बात सही है। कितना फास्टली वर्क होता है वो तो आप लोग जानते हैं, इसके बारे में तो हमें बताने की ही ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो सभी लोग इससे परिचित हैं, है ना। आज के परिवेश में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र अछूता है जहां इंटरनेट का प्रयोग नहीं हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी संस्थान, बैंकिंग संस्थानों से संबंधित सूचना आंकड़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आज इंटरनेट के सर्वव्यापी उपयोग से ही विश्वव्यापी दूरियां सिमट गई हैं। आज क्या लगता है कि लोग दूर नहीं है, कितने भी दूर होते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल पास में है। तो ये सब क्या है, किसके वजह से ये हो पाया है? तो इंटरनेट की वजह से ही तो हो पाया है ना। विश्व के प्रमुख इंटरनेट प्रदाता हैं GTI, MC प्रिंट, यूजनेट और अमेरिका ऑनलाइन का ANS। इन माध्यमों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का उदाहरण है। इंटरनेट विश्वव्यापी एवं देशव्यापी कंप्यूटरों का नेटवर्क का एक जाल बिछा हुआ है। इंटरनेट का कार्य क्या है? तो आप सभी लोग परिचित हैं कार्य क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं तो आपका हो जाता है इंटरनेट की नेटवर्किंग प्रणाली में एक या एक से अधिक कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? एक या एक से अधिक, यानी एक तो है उससे अधिक हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सर्वर में संपूर्ण सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। सर्वर के माध्यम से सूचना एवं आंकड़ों का स्थानांतरण होता है और सर्वर के रूप में मुख्यतः मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट एक अत्यधिक बलशाली और क्या है, गतिशील संचार माध्यम है और इंटरनेट की विश्व में शुरुआत 1969 में तथा देश में वर्ष 1990 में के आसपास हुई थी। उस समय इनका प्रयोग केवल शैक्षिक या रक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन यानी जितना अभी यहाँ पे ये चीज़ें हैं उतना नहीं था। लेकिन किसके लिए किया जाता था?
रक्षा संबंधी कार्यों के लिए और शिक्षण के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। उसके बाद है इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपका हो जाते हैं इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं ईमेल हो जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। ईमेल का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक से दूसरे तक पहुंचता है। यही तो होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। यानी इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें जिसके पास हमको भेजना होता है उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमें लेटर खत जैसे किसी के पास भेजना होता है तो उसका नाम पता होता है, उसका एड्रेस पता होता है, तभी तो हम भेज सकते हैं। तो बस यही चीज़ आपके लिए हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है भाई। आपको पता है कि सेकेंडों में हमारा जो मैसेज होता है वो पहुंच जाता है, और पहले क्या होता था, कितना टाइम लगता था, तब जाके हमारा एक संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता था। उसके बाद आपका हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? MS एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों का टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर एंड प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा अनुप्रयोग जिससे गणितीय सांख्यिकी गणना के साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसमें एक्सेल को चालू करने के चरण कितने हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम पर क्लिक यानी ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करना है ना। तो इस तरह से आपका क्या होगा? और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक करके और ये क्या होगा? प्रारंभ हो जाएगा। तो बड़ा ही ईजी है, आप इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ये सब आप लोग करते ही होंगे। इससे आजकल कोई ऐसा नहीं बंदा जो अछूता रह गया हो, है ना। एक्सेल 2007 में नई रिक्त वर्कबुक कैसे बनाई जाती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सेल किसी भी डेटा को पंक्ति में और स्तंभ में यानी कॉलम में, पंक्ति यानी रो में, है ना, व्यवस्थित करता है। यानी पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित रूप से वर्कशीट कहते हैं। किसी भी वर्कशीट में 3 वर्कशीट स्वतः शामिल होती हैं तथा आप इनसे अपनी सुविधानुसार और शीट जोड़कर अधिकतम 255 अथवा घटा सकते हैं। प्रत्येक शीट का नाम वर्कशीट के नीचे शीट टैब पर प्रदर्शित होता है। इस शीट के नाम को हम सुविधानुसार रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध दोनों को समझाएं। तो साइबर सेफ्टी से आप क्या समझते हैं? क्योंकि आज देखिए साइबर क्राइम बहुत हो रहे हैं, इससे सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए? हमेशा सतर्क रहना चाहिए। देखिए आप किस तरह से इसमें गलत हो रहा है लोगों के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि साइबर सुरक्षा से क्या से ऐसी व्यवस्था जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया कंप्यूटर को सुरक्षित किया जाता है। वर्तमान में साइबर सुरक्षा की ओर सरकार ने अपना कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है। वह नित्य नए अधिनियमों तथा कानूनों का निर्माण करती जा रही है जिससे कि इस कुकृत्य को रोका जा सके। साइबर सुरक्षा को और विस्तार रूप से समझने के लिए इसकी जड़ साइबर अपराध को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो साइबर अपराध सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध गैर कानूनी कृत्य है जिससे कंप्यूटर या तो एक उपकरण या लक्ष्य या दोनों है। साइबर अपराध प्रारंभिक प्रकृति के होते हैं जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि और शरारत, जो भारतीय दंड संहिता के अधीन है। कंप्यूटर के दुरुपयोग में भी आपराधिक गतिविधियों में समाविष्ट होकर नवयुगीन अपराधों में एक स्तर का जन्म दिया है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संबोधित किया जा रहा है। यानी यहाँ पे देखिए चोरी हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कोई इस तरह से आता है, कोई फ़ोन आता है कि आपकी इतने की लॉटरी लग गई, इतने की लॉटरी लगी, तो ये तो आप धोखाधड़ी ही कहेंगे कि भाई लॉटरी लगी है। तो अगर आपने उसको मान लिया तो आपने क्या किया, अपना जो भी पर्सनल डिटेल होती है वो आपने उसको दे दी, है ना। तो आपसे क्या धोखाधड़ी हो जाएगी, जालसाजी हो जाएगी और इसमें चोरी भी हो जाती है कि वो OTP मांग रहे हैं और आपने उनको दे दिया और वो आपका जितना भी पैसा था वो चला गया। तो ये सभी चीज़ें। और आज एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि आपका फेस लगा के, दूसरों का शरीर लगा के, इस तरह से बहुत ही भयानक मतलब वर्क हो रहा है इस पर। तो
थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि इस तरह के कॉल्स आ जाते हैं, इस तरह के मैसेजेस आ जाते हैं कि इसमें आपको अब लगेगा कि हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सही हैं और आपने गलत किया ही नहीं, आपके साथ धोखाधड़ी या जालसाजी हो रही है, तो अधिनियम की धाराएं बनाई गई हैं, उसके तहत आपको इंसाफ मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उस पर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग पहले तो ये है कि धाराएं बनी हैं, इससे आपको जूझना पड़े, लड़ना पड़े, इससे पहले आपको सावधान रहना है। आप अगर सावधान रहते हैं, कोई आपकी पर्सनल डिटेल मांग रहा है, तो आप भाई कहें हम बैंक से आए हैं, बैंक से ये कॉल आया है, आप हमें डिटेल दो, तो कह दो कि भाई ठीक है, मैं बैंक खुद जाकर मैं वर्क कर लूँगा या कर लूँगी, मैं आपको क्यों डिटेल दूँ, मैं खुद विजिट कर लेती हूँ, और मैंने आज ही विजिट किया था बैंक में। ठीक है, तो ऐसे करके आप बात को टाल सकते हो। अगर लगे कि हाँ बैंक से कॉल आ सकता है, तो आप बैंक में विजिट कर लें और वहाँ पे जाके आप अपनी जानकारी ले लें, या इससे रिलेटेड कोई भी आपसे आधार नंबर कोई मांग रहा है, आपसे कोई पिन नंबर मांग रहा है, कोई भी आके आपके पास OTP आया और उससे आपने उसको दे दिया, तो इससे तो धोखाधड़ी आपके होने निश्चित ही हो जाती है। हालांकि ऐसा होता है जब कभी आपने कोई फॉर्म वगैरह डाला होगा, तो कभी तो वो चीज़ तो आपको उसी जगह पे मिल जाती है ना, कि भाई OTP चाहिए तो आपने उसको दे दिया, आपको पता है हम यहाँ पे गए थे, हमने ये OTP दिए है हमारा ये, तो वहाँ पे उस पर लिख के भी तो आ जाता है कि इसके अकॉर्डिंग ये आई है ना। तो हर एक चीज़ का ऐसा नहीं है कि अगर सुविधा है तो दुविधा भी है, और कहीं पे दुविधा है तो उसकी सुविधा भी है। तो थोड़ा सा सावधान रहे। साइबर नियम क्या है, तो वही चीज़ जो अभी हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ नियम में आ जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और उसको समझ कर उस पर हमको वर्क करना चाहिए। साइबर कानून, साइबर लॉ भी कहा जाता है, एक शब्द है जिसका उपयोग संचार प्रौद्योगिकी संबंधित कानूनी मुद्दों का, विशेष रूप से साइबर स्पैम का अर्थात इंटरनेट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह संपत्ति या संविदा की तरह कानून का एक संक्षिप्त मार्ग है, क्योंकि यह कई कानून क्षेत्रों को एक तरह से चौराहा, जिससे बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारिता का समावेशन है। संक्षेप में, साइबर कानून इंटरनेट पर मानव गतिविधि द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को कानून की भौतिक दुनिया के लिए लागू करने की न्याय प्रणाली के एकीकृत करने का एक प्रयास है। यानी साइबर नियम तो इसीलिए तो बनाए गए हैं कि जिसमें आपके साथ गलत ना हो सके, है ना। किसी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का वर्णन कीजिए, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ग्राफिक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन तैयार कर प्रेजेंटेशन डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ स्लाइड शो की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही तो करते हैं ना, सबसे पहले तो स्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं, फिर ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं, फिर जो आपको चूज़ करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। तो पावर पॉइंट विंडो, इसमें पावर पॉइंट की विंडो में निम्न आइटम्स दिखाई देंगे: टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, ये सभी आपको दिखाई देंगे, है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है ISP का पूरा नाम। तो ISP का पूरा नाम इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर होता है। यदि ऐसी कंपनी जो ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, वह ISP कहलाती है। एक ISP अपने ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा देने के साथ साथ कुछ दूसरी सुविधाएं, जैसे ईमेल एड्रेस तथा वेब स्पेस आदि भी प्रदान करती है। कंप्यूटर की उपयोगिता, भाई कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। हर क्षेत्र में आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से अछूता रह गया हो, है ना। तो आज व्यापार के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, इंटरनेट और शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या है, कंप्यूटर ने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी है। और जहाँ पे क्या होता था, 10 आदमियों की ज़रूरत होती थी, 20 आदमियों की ज़रूरत होती थी, आज कंप्यूटर सिर्फ एक बंदा वहाँ पे बैठा है और उसको कर रहा है वर्क को। हालांकि चीज़ अच्छी है, क्योंकि हम जो काम महीनों में, सालों में कर पाते थे, वो आज क्या मिनटों में, घंटों में हो रहा है ना। तो चीज़ बहुत अच्छी है। वो बात अलग की है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, क्योंकि जहाँ पे 20 बंदे रोज़गार से लगे थे, तो आज वहाँ पे एक सिर्फ लगा है, 19 लोग बेरोज़गार हैं। वो बात अलग की है ना। बाकी सुविधाएं हैं, तो जहाँ पे सुविधा होगी वहाँ पे दुविधा तो होगी। किसी में अगर बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, तो उसमें एक आध कमियाँ भी ज़रूर होती हैं। तो इस चीज़ को तो आपको निगलेक्ट नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, वो चीज़ तो आपको समझनी है। बाकी यहाँ पे इनकी भाई उपयोगिता पूछी जा रही है, तो व्यापारिक क्षेत्र में आज क्या है, व्यापार के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का बड़ा उपयोग है ना। देन लेन, हर चीज़ का आदान प्रदान कंप्यूटर से
हो रहा है, पैसे इधर से उधर जा रहे हैं, और क्या है बड़ी ही सुरक्षा के साथ। और बैंकिंग में भी यही चीज़ है कि बैंक में देखिए पहले क्या होता था, हर चीज़ एंट्री भी करनी होती थी तो वो क्या करते थे, पेन चलाते थे ना, आपकी जो पासबुक होती है उसमें क्या करते थे, पेन से लिखते थे। आज क्या है, हर एक चीज़ प्रिंट हो रहा है, कंप्यूटर से वर्क हो रहा है, मतलब हर वर्क कंप्यूटर से हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर जगह पे देखिए कंप्यूटर मस्ट हो गया है, और वहाँ पे क्या है, बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है कि आज, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं कल के वो भावी नागरिक है, और उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये सभी चीज़ें आप इसको अच्छे से लिख लेंगे, हमें पता है, बाकी हेडिंग्स हमने आपको बता दी। लाइट पेन क्या है, तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है और 19 में भी आया है, यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। हमने तो 2 ही बार वेरी लिखा, आप जितनी बार चाहे उतनी बार वेरी करके और इसको याद कर ले। लाइट पेन एक निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है, यही तो होता है लाइट पेन। डेटाबेस, देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उसका प्रबंधन एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। मल्टीमीडिया, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मल्टीमीडिया, मल्टी मीन्स क्या होता है, विविध, और मीडिया मतलब होता है माध्यम। तो बस है ना, आप इसी तरह से लिख देंगे कि मल्टीमीडिया यानी विविध तरीके से हमें क्या कर रहा है, ऐसे माध्यम से हमको कर रहा है कि हम हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त कर लें, और सारी दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है, सभी चीज़ें हमको किसके माध्यम से प्राप्त होती है, मल्टीमीडिया से प्राप्त हो जाती है। टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट यहाँ पे नहीं बोलना था, बाकी आ जाता है। नहीं है भी, ऐसा नहीं है कि अगर इंटरनेट ना हो तो चलेगा कैसे, ये सभी चीज़ें हमको मिलेंगी कैसे, लेकिन मल्टीमीडिया के ये साधन है कि भाई टीवी से हमको हर एक चीज़ की जानकारी मिल गई, न्यूज़पेपर से हमको जानकारी मिल गई, कंप्यूटर से हमको जानकारी मिल गई, मोबाइल से हमको जानकारी मिल गई, तो ये सभी साधन हो जाते हैं। और मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर, ग्राफिक्स, एक्सीलेटर कार्ड, CD रोम ड्राइव, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो लैंडमैन वैन हो जाते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, इसको समझ लीजिएगा। सूचना से आप क्या समझते हैं, यानी संदेश को एक भाई आपने कुछ कहा, हमने सुना, हमने कहा, आपने सुना, यानी एक दूसरे की चीज़ें हम आदान प्रदान कर रहे हैं, यही तो सूचना, यही तो संदेश है, इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं बस। और क्या लिखना है इसके बारे में, है ना, ये तो आप बहुत अच्छे से कर ही ले जाएंगे। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना को समझाएं। CPU के भाग एवं कार्यों की संरचना, तो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। इसमें क्या है, आगत इकाई, निर्गत इकाई व केंद्रीय संसाधन इकाई के सहसंयोजन से ही कंप्यूटर बनता है। इनपुट, आउटपुट और केंद्रीय संसाधन, है ना। और यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा संसाधन प्रक्रिया करने हेतु तो केंद्रीय संसाधन इकाई CPU को 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो पहला क्या है, प्रारंभिक स्मृति, नियंत्रण इकाई और अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, ये 3 तरह से इसको अलग किया गया है। बाइट क्या है, तो कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई CPU का ही एक भाग होती है। स्मृति के अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक बाइट में कितने, तो 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। तो बाइनरी पद्धति में 1 या 0 होता है, तो ये आपको तो पता ही है। स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। निजी PDF तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड करेंगे, तो आपको पता है PDF किस तरह से आप अपलोड करते हैं, तो वही बस आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय सामग्री, चलचित्र, वीडियो, ऑडियो फाइल्स को खर्च करने के देखने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग डाउनलोड कर देते हो ना, जैसे कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया कि बाद में देख लेंगे, है ना।
तो उसको जब डाउनलोड करते हैं तो कैसे करते हैं, स्वयं के पास मौजूद डाटा किसी भी माध्यम में क्यों ना हो उसे इंटरनेट वेब पेज पर अपलोड भी कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा PDF फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करना। इंटरनेट द्वारा PDF फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम वेबसाइट को ओपन करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उस फाइल को ओपन करना होता है जहाँ पर उपयुक्त तीनों का अपलोड करना। जैसे जहाँ पे आप कोई चीज़ अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जाते हैं ना। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद उसमें सिस्टम में सुरक्षित PDF फाइल, गाना या वीडियो को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी गाना, कोई भी चीज़ आपको करनी है तो उसको ही तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे ना। सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन ब्राउज़र को क्लिक करके सेलेक्ट फाइल को ब्राउज़र करना होता है और तत्पश्चात या ब्राउज़र की गई फाइलें संबंधित वेबसाइट पर क्या होती हैं, अपलोड हो जाती हैं। ऐसे तो आप फटाफट से कर लेते हैं, तो 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट पर जाते हैं, अपलोड लिखा है, अपलोड कर दे, लोड कर देते हैं, डाउनलोड हो जाता है वहाँ से, और कहाँ पे गया तो आपका वीडियोज़ में चला जाता है। तो इस तरह से हो नहीं जाता है। तो बस वही चीज़ आपको लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं लिखना है, जो आप लोग कर रहे हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और सबसे ज़्यादा लोग यही सब चीज़ें कर ही रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर, मोबाइल आज उनके हाथ में होना बहुत ज़रूरी। कहते नहीं कि बंदा बीमार हो जाए इतना अफसोस नहीं लगता, आज कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर हमारा बीमार हो जाए, यानी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है, ऐसा लगता है बहुत बड़ी दुर्घटना कोई हो गई है। जब तक वो बन नहीं जाएगा, जब तक हम उसको बनवा नहीं लेंगे, जब तक वो हमारे हाथों में फिर से नहीं आ जाएगा, तब तक हमको चैन नहीं है। तो सभी का यही हाल है ना, क्योंकि आज इसी से सारे वर्क भी हो रहे हैं और इतनी आदत भी लग चुकी है। बंदा एक टाइम खाना नहीं खाएगा, वो उसको मंजूर है, लेकिन मोबाइल उसके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। आप देख ही रहे हो आसपास में यही सब चीज़ें चल ही रही हैं, सभी के साथ यही हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क, क्या इसमें सर्वर की क्या भूमिका है, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। यही तो नेटवर्क होता है। जब जैसे हम लोग बैंक वगैरह जाते हैं तो क्या कहते हैं, आज सर्वर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो क्या है कि ये जुड़ाव है। और जब ऐसा कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तभी तो सर्वर नहीं रह जाते हैं ना। तो एक बड़ा कंप्यूटर जिसमें कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाली अपने कंप्यूटरों पर या तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस पर बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डेटा होता है, और डेटा पर गणना करके इसे क्या करते हैं, इससे वर्क करते हैं। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं भाई, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वही होता है, देखो हार्डवेयर वो होता है जो पुर्जे होते हैं, सॉफ्टवेयर आता है जो उस पर वर्क होता है। तो देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता, बिल्कुल सही। कंप्यूटर थोड़ी ना, वो तो एक कहते हैं यंत्र है, वो अपने आप काम नहीं करता है। इसके कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अपना अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। इन प्रोग्रामों के एक संपूर्ण योग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो संपूर्ण योग है, यानी सभी का योग है जो उसमें वर्क हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर होता है। और हार्डवेयर वो होता है जो पुर्जे हैं, ऐसे आप याद रखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के उस समूह को कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने तथा उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जो प्रयोगकर्ता द्वारा स्वयं लिखे जाते हैं। रिसाइकिल बिन क्या होता है, तो रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं। इच्छित आइटमों को पुराने स्थान लोकेशन पर वापस भेजने के लिए या उन्हें स्थायी तौर पर डिलीट करने के लिए रिसाइकिल बिन का उपयोग कर सकते हैं। और ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, और इसको चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको बंदे का एड्रेस पता होना चाहिए। जैसे हम कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो एड्रेस पता होता है, नाम पता होता है, बस यही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजे जाते हैं। तो बस यही आपको लिखना है और इसमें कुछ नहीं है। बाकी आप रोज़मर्रा में ये कर रहे हैं सब। और इंटरनेट सेवाओं का वर्णन कीजिए, तो इंटरनेट सेवाएं जो हो जाती हैं, तो ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, ईमेल। अभी देखिए इस तरह का क्वेश्चन आया, फिर से आपका आ गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का अर्थ डाक, अर्थात डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित होने को इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। हॉटमेल, याहू, रेडिफ मेल आदि अनेक ऐसे इंटरनेट सर्वर हैं जो मुफ्त में ईमेल भेजने, पाने तथा अपना अकाउंट बनाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जब 2 इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों का आदान प्रदान एक ही समय में एक साथ कर रहे हो तो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, यानी हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं।
ईमेल को हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। ईमेल में हम अपने कंप्यूटर पर संदेश लिखकर उस पते तक साथ किसी व्यक्ति के मेल बॉक्स में भेज देते हैं हमने जिस व्यक्ति को ईमेल भेजा है। देखिए वही चीज़ है कि भाई उसका एड्रेस हमें पता होना चाहिए और हमको क्या है, हमने उस पर भेज दिया। जो काम हम महीनों के हिसाब से, हमारा भाई कहीं दूर कोई रहता था तो पहले क्या हो जाता था, मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी की डेथ हो जाती थी तो क्या होता था, एक बंदे को भेजा जाता था और वो बंदा जाता था, फिर वहाँ बताता था, फिर खुद वापस आता था। और जबकि समझ लो जिसके यहाँ ये चीज़ हो जाए या मान लीजिए कोई खुशी की बात हो, तब भी भाई काम घर में होता है। अब एक बंदे को हमने क्या किया, कम कर दिया, यानी वो बंदा काम काजू था, भाई काम वाला ही था क्योंकि अपना ही बंदा होगा तभी वो जाएगा। अब एक बंदे को हमने कम कर दिया। अब एक बंदा कहाँ कहाँ पे जाएगा, क्योंकि भाई हमें तो सभी जगह पे खबर पहुँचानी है, लेकिन क्या है एक बंदा कहाँ कहाँ जाएगा। और मान लीजिए घर में बहुत सारे लोग भी नहीं हैं तो दिक्कतें तो खैर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज क्या है, आपने एक मेल फटाक से मेल डाली, आपने क्या किया भाई, पहुँच गया, सबके पास पहुँच गया और फटाफट से, मतलब यहाँ का बंदा जो होगा मान लीजिए थोड़ी दूरी पे रह रहा है वो नहीं इतनी जल्दी आ पाएगा जितनी जल्दी जो दूर रह रहे हैं उनके पास संदेश पहुँच जाएगा, है ना। तो बस यही आपको लिखना है इसमें, और बहुत वो नहीं है कि मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट बड़ा टफ़ है, ये है वो है। टफ़ कैसे है भाई, ये तो आप रोज़मर्रा में यूज़ कर रहे हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये आप कर रहे हो, तो कैसे आपके लिए टफ़ हो जाएगा, है ना। हम जो काम रोज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए टफ़ नहीं होना चाहिए, उसकी तो हमें हैबिट पड़ी है, उसकी चीज़ें तो हमारी रटी हुई हैं। किसी भी फाइल को अपलोड कैसे करेंगे, तो ये भी देखिए कितनी बार आ चुका है कि भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, उसको हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड पर, और इस तरह से हम करते चले जाएंगे, ये अपलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे हम देख लेते हैं, इंटरनेट की सहायता से किसी PDF फाइल तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को संबंधित वेबसाइट को ओपन करना होता है। बस जहाँ पे आपको वो वेबसाइट पे आप जाना है, जैसे गूगल क्रोम पे आपको जाना है तो वहाँ से आपको करना है, तो आप वहाँ पे चले गए और जाने के बाद आपको क्या चीज़ करनी है अपलोड, तो उस पर क्लिक किया। और जहाँ जो चीज़ मान लीजिए कुछ भी आपको क्लिक करना है, मान लीजिए हम किसका नाम लें, हर एक चीज़ तो उस पर लोड हो जाती है ना, हर एक चीज़ तो उस पर आ जाती है। मान लीजिए कुछ भी आपने अपलोड किया तो आप उस पर क्लिक करेंगे ना, अपलोड जिस पे जो चीज़ अपलोड करनी है, क्लिक किया और आपका क्या हो जाता है, अपलोड हो जाती है। तत्पश्चात PDF फाइल या वीडियो फाइल को सेलेक्ट करने के बाद उसे ब्राउज़ करके वेब पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और ब्राउज़ फाइलें स्वतः अपलोड हो जाती हैं। सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन देखिए क्या होता है कि आपने जैसे ही सर्च किया तो एकदम से क्या होगा, फटाक से आपको सेकेंडों में चीज़ें आपको मिलती है ना, तो सर्च इंजन के द्वारा ही तो मिलती हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंध विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त हो सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन 1994 ईस्वी में याहू नाम से बनाया गया, ठीक है। और वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी ज़्यादा, कितनी 100 से भी ज़्यादा अधिक सर्च इंजन है, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसे समय समय पर अद्यतन यानी अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक ही समय में सुलभ करा सके, और इसके उदाहरण गूगल, याहू, क्रोम ये सभी हो जाते हैं। MS पावर पॉइंट क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चन अभी बस 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं बस। ऑपरेटिंग सिस्टम MS पावर पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट या MS वर्ड का परिचय दीजिए या MS वर्ड का सामान परिचय दीजिए, कुछ भी क्वेश्चन करें तो आपको लिखना यही है। देखिए 22 में भी आया, 23 में भी आया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है, जिसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेखों को संपादित कर उसे उपयोगी बना सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाएं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि न कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधन का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। तो परिभाषा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देशों समूह का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों यानी रिसोर्सेज के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंधन सुनिश्चित करता है, ठीक है।
और इसके बाद है इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में मुख्य अंतर बताएं। तो इसमें अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर है भाई। तो इंकजेट तथा लेज़र प्रिंटर में अंतर के ज्ञान हेतु दोनों की अवधारणाओं को जानना आवश्यक है। भाई जब दोनों को जानेंगे तभी तो आप उसमें अंतर, जैसे दो मनुष्यों के बारे में आपको अंतर करना है तो पहले आप उनकी खूबियों को, उनकी जो भी उनके गुण है, जो भी अवगुण है, उनको जानेंगे तभी तो दोनों में अंतर कर पाएंगे ना। तो इंजेक्ट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली की डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होता है। इसमें कागज़ पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे छोटे तथा नज़दीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट आते हैं। तो इंजेक्ट प्रिंटर में क्या होता है, अक्षर कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं, सुंदर होते हैं। और इंजेक्ट प्रिंटरों में स्याही नोज़ल में से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है। जैसे जैसे प्रिंट हेड चलता है ये बूंदें अक्षर बनाती जाती हैं। स्याही की बूंदें ठीक स्थान पर गिरे, इसके लिए कई तकनीकें अपनाई जाती हैं। और यहाँ पे ये देख लेते हैं लेज़र प्रिंटर में क्या है। तो लेज़र प्रिंट की अत्यधिक प्रणाली से ये कीमत में अधिक होते हैं, परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। भाई महंगे हैं, लेकिन वही चीज़ कहते हैं, एक बार चीज़ ले लो, महंगी भी हो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी दिन तक चलेगी तो वो सस्ती चीज़ से अच्छी हुई है ना, कि सस्ती चीज़ आप रोज़ लो और महंगी चीज़ आप एक दिन ले लो, तो वो चीज़ है। तो ये बिना किसी आवाज़ के कागज़ पर छपते जाते हैं। ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं, परंतु बिंदु इतने पास पास होते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि सामान्य लेज़र प्रिंटर 1 वर्ग इंच में 300 बिंदु छापता है। लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि देखिए, 300 बिंदु छापता है। और इसको याद रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो क्या होता है, ये हो जाता है कि पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ये तो हमारे सिलेबस का नहीं है। और एक चीज़ ख्याल रखिएगा, सिलेबस से ही पूछा जाता है, अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो लेज़र प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। लेज़र किरणों का प्रयोग होता है। किरणों को 8 समतल दर्पण वाले प्रिज्म पर डाला जाता है। आप इतना लिख देंगे इनफ है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं। 1 ही घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको बहुत चीज़ें करनी होती है, सारी फॉर्मेलिटीज़ भी करनी होती है, प्लस आपको लिखना भी होता है, ध्यान भी रखना होता है, सिग्नेचर करने आते हैं वो भी देखना होता है, उसमें भी टाइम लग जाता है थोड़ा बहुत, 1 से 2 मिनट ले ही लेते हैं वो लोग, है ना। तो सभी चीज़ें हमें इसी में करनी होती हैं। तो हमको तो सोच समझ के भी ये वर्क करना रहेगा ना। आपके लिए कह रहे हैं कि आपको, यानी है ना, वो चीज़ बता रहे हैं कि भाई हमको तो भाई सोच समझ के ही वर्क करना रहेगा। मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मीडिया प्लेयर का प्रयोग विशेषतः सिस्टम सुरक्षित किसी वीडियो फाइल को देखने चलाने के लिए किया जाता है। आज शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया कि छात्रों को अपनी शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु कुछ ऐसी विशिष्ट शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है जो उन्हें सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त होती है। छात्र सीडी या डीवीडी को मीडिया प्लेयर की सहायता से चलाकर उसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाई आज क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप फटाक से सर्च करते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे आपको मिल ना जाए। कहते हैं बोलने से सब कुछ होता है, तो बोलने से सभी कुछ हो रहा है, हर एक चीज़ मिल रही है आपको। तो क्या करते हैं कि प्ले करके और उससे हम क्या करते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। और भाई कंप्यूटर के बारे में अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज ट्रेड एजुकेशन रिसर्च, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इस तरह से जो ये फुल फॉर्म्स है ये हम सब बता चुके हैं आप लोगों को कि इनको आप बहुत अच्छे से रट लीजिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और आपका क्या हो जाता है, लैन, मैन, वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से ये जब आप सभी देखिए इसमें से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और CPU बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है। तो पूछ भी लेते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, 4 चीज़ें लिख देंगे, उसमें CPU भी होगा, तो आपको CPU पे टिक करना होगा। कभी कभी अति लघु में पूछ लेते हैं तो आपको क्या, आपको लिखना रहेगा, तो आप CPU लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखेंगे, और ये मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का। इस तरह से आप अच्छे से वर्क कीजिएगा। और ऐसा नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि 1 घंटा ही मिलता है, लेकिन 1 घंटा भी मिल रहा है आपको तब भी इनफ है, क्योंकि 18 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको डिवाइड कैसे करना है टाइम को, तो हम ये अभी आप लोगों के सम्मुख ये लेक्चर लेकर आएंगे कि ये इस तरह की वीडियो अभी जो आपकी आएगी, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, तो वो ये इसी से रिलेटेड होगी कि आपको 1 घंटे को डिवाइड कैसे करना है, 2 घंटे को डिवाइड कैसे करना है, 2 घंटे में आपके
40 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे में आपके 18 क्वेश्चंस होते हैं। तो उनको हम किस तरह से टाइम को डिवाइड करके हम कैसे वर्क करें, इन सभी चीज़ों पर छोटी-छोटी, तो मतलब क्लास का नाम ही होगा कि छोटी-छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है ना। कभी-कभी क्या होता है, हम छोटी-छोटी बातों में चूक जाते हैं, तो जो बड़े-बड़े हम वर्क कर रहे होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा तैयारी किए होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो चीज़ें हमें हर एक पता होनी चाहिए। और अभी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप वहाँ पे न्यू हैं, और कहीं पे न्यू जब कोई बंदा होता है, मान लीजिए किसी लड़की की शादी हो गई, वो वहाँ पे नई है, तो उसको ये चीज़ होती है कि अभी हमें कोई सिखाए कोई चीज़, फिर उसके बाद वो महारत हासिल हो जाती है, वो रोज़मर्रा में रह रही है, सबके साथ में रह रही है। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल दे दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं, आपको हंसी भी आ गई होगी कि मैम देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रही हैं। लेकिन क्या है, तो आप लोग बस अपने आप को वही समझ लें कि आप नए नए आए हैं और आपको हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है। फिर तो भैया आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, फिर तो आपको सभी चीज़ें पता होंगी, फिर तो आप कहोगे कि अब तो मैम हमें ये चीज़ें पता हैं, आती हैं कि ऐसा होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माइंड को फ्रेश रखें, एकदम से तरोताज़ा रखें। अगर आप 50 मिनट स्टडी करते हैं तो 10 मिनट रेस्ट ज़रूर लें, कुछ खा पी लें, और उसके बाद में फिर से आप स्टडी करने बैठ जाएं, जिससे दिमाग ताज़ा हो जाए और चीज़ें आपकी समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग क्लास देखना ना भूलिएगा, और वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू।